मैंने जो कुछ भी सीखा है चार्ट से ही सीखा है, और चार्ट में सब कुछ होता है। आप मार्केट देखोगे कि अचानक किसी जोन से गिर रही है और कहीं पे रुकती है और अचानक वहाँ से चढ़ जाती है। अचानक कुछ भी नहीं होता है, या जो कुछ भी चीज़ें हैं मार्केट में सब तो चार्ट में ही है ना। जितने कॉन्सेप्ट, जितनी स्ट्रैटेजीज, जितनी चीज़ें हैं वो सब चार्ट में ही हैं। और सच कहूँ तो जब तक हम चार्ट रीडिंग स्टार्ट नहीं करते हैं हमारे लिए चीज़ें काम नहीं करती हैं। जब आप चार्ट पढ़ना शुरू करते हो ना, आपको मार्केट समझ में आने लगता है कि इस जोन पे मार्केट ट्रैप करती है, कहाँ से मार्केट कैसे मूव देती है। बिग मूव पकड़ने के लिए हम चार्ट में कौन सा ट्रिक ढूंढते हैं, या शॉर्ट मूव के लिए क्या समझते हैं, या कौन से जोन में ये समझना चाहिए कि हाँ ठीक है यहाँ हटना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें चार्ट में ही होती हैं। सो चार्ट रीडिंग इज ऑसम। बिना चार्ट रीड किए, बिना चार्ट को समझे ट्रेडर ग्रो नहीं कर सकता। आप सोचो ना, आप किसी फील्ड में जा रहे हो और उसका मतलब बेस ही इग्नोर कर रहे हो, तो कैसे आगे जा सकते हो। सो ऑफ मार्केट में, ऑन मार्केट में, लाइव मार्केट में मार्केट देखना है देखो, लेकिन जब मार्केट बंद होता है, क्योंकि लाइव मार्केट में ज़्यादातर हमारा ध्यान चला जाता है यार कुछ ट्रेड ले लें, तो आप ना वो डिटेलिंग नहीं देख पाते हो जो आप ऑफ मार्केट में देखते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका ध्यान पैसे पे या ट्रेड पे होता ही नहीं है, मार्केट अभी बंद है। सो आप वहाँ फ्री होके चार्ट्स देखते हो और वो चार्ट आपको बहुत कुछ समझाती है। मैं अपनी बात कहती हूँ, मैंने मतलब 1 से 2 साल मेरा ऐसा गुजरा। अभी भी मैं चार्ट रीड करती हूँ, ऐसा नहीं कि चार्ट रीड नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको चार्ट रीड करते रहना पड़ेगा। कई बार जो चेंजेस आते हैं उनको समझना होता है, किस फेज़ में मार्केट होता है उसको समझना होता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब हम चार्ट पढ़ते हैं तो हमें ना चार्ट ज़्यादा समझ में नहीं आता। सो हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जैसे मैं रात के यहाँ तक तो मुझे याद है कि कभी 1:30 बजे, कभी 2:30 बज जाते थे सिर्फ चार्ट पढ़ते पढ़ते हैं। जब लॉसेस होते हैं ना भाई मार्केट में, तो मार्केट में ही उसका जवाब भी मिलता है। आपको कोई तीसरा बंदा नहीं देगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप किस वजह से लॉसेस कर रहे हो ये दूसरे को पता ही नहीं है कि आप क्या गलती कर रहे हो एग्जैक्टली। वो कैसे सुधारेगा आपको। देखो, ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप बॉस भी खुद हो और एम्प्लॉय भी खुद हो। रूल खुद बनाओगे और खुद ही फॉलो करोगे, गलती करोगे और खुद ही उसको ठीक करोगे। हाँ ठीक है, कुछ वीडियो से या कुछ ट्रेडर से आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती है, लेकिन एग्जैक्टली आप अपने ट्रेड को खुद ही ठीक करते हो, आप उन रूल्स को खुद ही फॉलो करते हो। और सच कहूँ तो जब आप चार्ट रीड करना शुरू करते हो तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें खुद ही समझ में आने लगती हैं जो शायद कोई और समझाए तो आप भूल भी जाओ ऑन टाइम पे, लेकिन खुद से समझते हो तो याद रहता है। ठीक है, लेकिन चार्ट को आखिर पढ़ते कैसे हैं, चार्ट में आखिर स्मार्ट मनी के गेम को कैसे समझते हैं, किसी भी चीज़ को समझते कैसे हैं। चार्ट सिर्फ कैंडल्स का या एक मूवमेंट का नाम नहीं होता है। चार्ट के पीछे माइंडसेट होता है, क्योंकि चार्ट जहाँ भी जा रहा है ना वहाँ कोई उसको लेके जा रहा है। गिरावट हो रही है तो वहाँ तगड़ी सेलिंग हुई है, बाइंग हुई है तो बायर्स बहुत ज़्यादा आए हैं। मतलब सिर्फ कैंडल्स नहीं है ना, उसके पीछे पैसा है। बड़ी कैंडल तो बहुत ज़्यादा पैसा भी दिखाती है, और बाकी प्राइस एक्शन भी मार्केट के डायरेक्शन को बताते हैं। ये हर चीज़ आपको चार्ट पे ही देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। आप यहाँ एक चीज़ को देखिए, आप यहाँ इसको देखेंगे तो क्या समझ में आता है कि किसी एक जोन से, मैं बताती हूँ बिगिनर कैसे देखता है पहले चार्ट, या मुझे ही ले लो। मैंने शुरुआत में जब चार्ट देखती थी तो मुझे क्या समझ में आता था कि किसी एक जोन से मार्केट यहाँ पे एक गिरावट की, ठीक है, यहाँ से उठी और एक अच्छा मूव दी, यहाँ तक चली गई। अगर मैंने यहाँ लिया होता, यहाँ लिया होता, यहाँ लिया होता तो मुझे पैसा मिलता। एक बिगनर बस इतना ही सोचता है। लेकिन जब आप थोड़ा वक्त गुजार लोगे तो आप ऐसी एंट्रीज भी समझ लेते हो जो यहाँ से होती है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेता है वो सबसे ज़्यादा कमाता है। कुछ लोग ऐसा भी होंगे कि बीच में 1-2 कैंडल लेके निकल जाएंगे। डिपेंड करता है कि कौन मार्केट को कितना समझता है। देखो, मार्केट एग्जैक्टली मूव कैसे करती है। मार्केट सिर्फ यहाँ से, आप एक चीज़ देखो, एक फेस को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ से क्या होता है, एक जोन पे यहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं, ठीक है।
सेलर, ये सेलिंग आई है मतलब यहाँ पे सेलर है ही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस जोन से सेलिंग आती है, ठीक है, और ज़्यादा सेलिंग आई, फिर यहाँ पे थोड़ी सेलिंग इस वाले स्पीड से कम है, मतलब ये है कि यहाँ जो स्पीड है लेकिन उससे कम है, और फिर और ज़्यादा सेलिंग आती है। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट बनाती है, फिर बाहर एक्टिव हुए, फिर यहाँ पे एक्टिव हुए और फिर एक्टिव हुए और ऊपर लेके गए। देखो क्या होता है, सबसे पहले सेलर एक्टिव कब होते हैं, इनके बहुत सारे वैसे तो जोन होते हैं, बट फिर भी देखो मार्केट में सीधा जो मूवमेंट होता है ना, सारा गेम एसएल का है, लिक्विडिटी का सारा गेम है। लिक्विडिटी जहाँ पड़ी होगी मार्केट वहाँ जाएगा, लिक्विडिटी जितनी बड़ी होगी मार्केट उतना बड़ा मूव करेगा, और जहाँ मिड में कहीं मार्केट फंसा हुआ है वहाँ फिर मार्केट कुछ करता नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। और ये कैसे और एक चीज़ और आप देखो, यहाँ पे एक सवाल का जवाब देना, खुद से सोचो, मैं तो बता दूंगी इसमें क्या हुआ है। यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, 1 2 3 4, ये छोटी छोटी कैंडल्स है। यहाँ इस कैंडल का साइज देखो, इन सब के बराबर होगा, ये जितनी भी आई है इन सबसे बड़ी है ये कैंडल। ऐसा क्यों है? ये 3 कैंडल देख रहे हो, इनका साइज देखो। अगर मैं प्राइस वाइज आपको दिखाऊं तो अचानक ऐसा क्या हुआ है, इस जोन पे देखो कितना है, लगभग 49 पॉइंट का एक मूवमेंट डाउन ट्रेंड की तरफ हुआ। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लगभग एक 161 पॉइंट का मूव। यहाँ पे अगर मैं ऊपर की कैंडल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल है, चलो 5 कैंडल ही लेते, 1 2 3 4 5। अगर मैं 5 कैंडल भी लूँ यहाँ तक, सिर्फ मैं 5 कैंडल यहाँ पे और नेक्स्ट 5 कैंडल, बस इन दोनों में देखो कितना बड़ा फर्क है। ये मूव करती है 49 पॉइंट, लगभग 50 पॉइंट, 5 कैंडल्स, और यहाँ पे हो गया 121 पॉइंट। 5 कैंडल के बाद नेक्स्ट 5 कैंडल में इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों आ गई, क्यों इतना ज़्यादा मूव हो गया, ये सब चार्ट ही बताता है, और आपको इसका जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। सो 50 पॉइंट का एक मूव हुआ और यहाँ 120 पॉइंट, यानी डबल से भी आगे। ऐसा मूव क्यों होता है, आखिर ऐसा मार्केट करती क्यों? और एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इस सवाल को यहाँ पे देखिए, इस कैंडल को देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी कैंडल है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो मार्केट अचानक घूमती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। क्यों होता है ऐसा? एग्जैक्टली चार्ट में देखो होता क्या है। अभी फ़िलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ भी इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन तो हमने समझ लिया। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि मार्केट में ये जो भी मूवमेंट आया, हमने देखा कि बाद में ज़्यादा मूवमेंट आया और यहाँ पे अच्छे सेलर हैं, फिर भी मार्केट घूम गई। मतलब इस कैंडल को देख के अगर सेलिंग की जाए तो बाकी के 2-3 कैंडल कुछ खास मूव नहीं किए और एसएल हंटिंग करके मार्केट, और जो लोग एसएल छोड़ देते हैं उनका क्या हाल किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन कैंडल्स के बाद मार्केट ने मूव दिया और ज़्यादा गिरावट की। ऐसा क्यों होता है? क्या यहाँ पे कैंडल्स दोनों तो बराबर है भाई। अगर मैं कैंडल्स को देखूँ, अगर मैं इन कैंडल्स को देखूँ तो यहाँ सेलर एक्टिव हुए हैं, अच्छी कैंडल है, ये कैंडल और ज़्यादा बड़ी है, तो फिर ये कैंडल और ज़्यादा नीचे क्यों नहीं लेके गई? ये सब सवाल किया करो चार्ट देखते हो खुद से। ये कैंडल और नीचे लेके आई, पर ये कैंडल क्या ऐसी ही थी? क्यों ऐसा होता है एग्जैक्टली? इस ट्रेंड में एक साइकोलॉजी भी मैं बता देती हूँ। सेलिंग चल रही थी, जिन लोगों ने सेलिंग में कमाया अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं कमाया वो भी ठीक है। गड़बड़ किनकी होती है? जो इसमें नहीं कमाए, अब वो रिग्रेट में है और यहाँ उनको एक और कैंडल दिखाई गई कि सेलिंग अभी और आएगी। आपसे ये छूट गया, कोई बात नहीं, यहाँ पकड़ लो। मार्केट इतना आसान नहीं है, और अगर आप रिग्रेट में हो या मूव छूटने के उसमें हो तो मार्केट आपका ज़्यादा लॉस लेगी। सो इस थॉट से जो लोग मूव छोड़े हैं और जिनके दिमाग में ये सेट हो चुका है कि मार्केट में सेलिंग चल रही है, वो यहाँ सेलिंग ही जोन में करना पसंद करेंगे और एसएल देंगे। लेकिन अगर आपको मार्केट में टाइम हो गया होगा तो एक चीज़ समझ में आ गया होगा
कि मार्केट जो है, जैसे इस जगह पे अगर सेलिंग है तो इस जगह पे बाइंग आ सकती है, इस जगह पे बाइंग है तो अगली बार सेलिंग भी आ सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी सेलिंग है तो सेलिंग होगी और आगे सेलिंग है तो आगे बाइंग नहीं होगी। मार्केट कुछ भी कर सकती है। सो प्रीवियस जो हमारे पास थॉट होता है ना, उसको लेके हम आगे ट्रेड नहीं कर सकते। इस बात को मार्केट में हमेशा समझो। कारण ये होता है कि जो भी 95% लोग हैं या 90% लोग जो लॉसेस कर रहे हैं, वो इसी थॉट में हैं। स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम किसी को नहीं है, इस थॉट में है। इस थॉट का क्या करोगे? ये तो अपना दिमाग है ना, इसको दिमाग में ही चेंज करना पड़ेगा ना। और इसको चेंज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है चार्ट्स की। आपको चार्ट ही बताता है, जैसे मैं अभी जो बता रही हूँ यहाँ पे, ये फिर होगा मार्केट में। 90% चीज़ें मार्केट में रिपीटेशन में चलती रहती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मार्केट नया कर रही है तो कोई नहीं कमा पाएगा। सो मार्केट में एक थॉट हमेशा रखो, जो चीज़ ईजी लगे मत करो। अचानक कोई चीज़ हो जाती है, छूट जाती है, छोड़ दो। उसे कैसे पकड़ सकते हो उसके बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन जो चला गया हाथ से उसका आप कुछ नहीं कर सकते। उसको आपको भूल जाना चाहिए। और आपकी एनालिसिस, हाँ ठीक है, उसके बेस पे कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चीज़ें देखो। अचानक मार्केट किसी जोन से ना उठती है ना ही गिरती है, अचानक कुछ भी नहीं होता। जो भी यहाँ पे सेलिंग किया है, बाइंग किया है, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं फिर पैसा लगाया है, अचानक नहीं लगाया है। ठीक है, ऐसा ये जो जोन, जिस जोन से मार्केट अचानक टर्न होती है, वो जोन कुछ ऐसा होता है जहाँ सेलर प्रॉफिट बुक करते हैं, प्राइस के चेंजेस होते हैं। और वो जोन कुछ ऐसा होता है जो हो सकता है बायर के एक्टिवेशन का जोन हो। तो वो सारी चीज़ें समझनी होती है। माइंडसेट कभी भी फिक्स मत करो। यानी लाइफ में होता है ना कि हम कभी कभी रिजिड हो जाते हैं कि ये होना चाहिए। मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आपके जितने भी ह्यूमन थॉट्स होते हैं ना, मार्केट उसके अगेंस्ट काम करता है। इसीलिए कई लोग अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी लेके भी मार्केट में फेल होते हैं। अपने दिमाग से हारते हैं, मार्केट से नहीं हारते। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से क्या हुआ है, फिर से मार्केट, फिर से सेलिंग आ गई। तो आप समझो ना, सेलिंग करवाई, उसके बाद क्या हुआ, सबका माइंडसेट सेलिंग में गया, फिर बाइंग चली गई। अब सबका माइंडसेट बाइंग में गया, फिर सेलिंग चली गई। तो क्या हम किसी एक माइंडसेट को रिजिडिटी से रख के, यानी मतलब उस पर अड़ के मार्केट में चल सकते हैं? नहीं। यही चीज़ आपका सबसे बड़ा लॉस कराता है, और यही चीज़ वो बाकी के जो थोड़े बहुत कमा रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। ठीक है, आप जब किसी चार्ट को ऐसे क्लोज करते हो तो आपको कुछ और चीज़ें दिखती है। क्या दिखती है? देखो, पहली चीज़, ये जो सेलर है इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये जो बायर है इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। जो जहाँ सेल करेगा उसके ऊपर एसएल रखेगा, जो जहाँ बाई करेगा उसके नीचे एसएल रखेगा। दिस वन इज़ अ बेसिक। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है कि जब हम चार्ट को ऐसे क्लोज करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। क्या दिखती हैं? कि इट्स अ डिमांड जोन। जहाँ पे मार्केट खड़ा है वो एक अच्छा डिमांड जोन है, और ऐसा डिमांड जोन है जहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं। मतलब बायर्स को इस जगह पे एक बाइंग जोन मिल रहा है। ओके, तो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, देन व्हाट वी विल गेट कि इट्स अ सप्लाई जोन। ठीक है, और मार्केट में क्या होता है एग्जैक्टली, यहाँ जो बायर ले लिए अच्छा है, जो चूक गए वापस इस जगह पे प्राइस को देख के फिर से एंट्री बनाने का ट्राई करेंगे। और बड़ा मूव है, यहाँ तक मूव है, इधर लिक्विडिटी है, तो कोशिश करेंगे कि इधर ले जाने का। उसमें प्राइस अगर कंटिन्यूएशन में हो तो कई लोग पूरा होल्ड करते हैं और पूरा मूव कैप्चर भी करते हैं। ठीक है, सो अभी आपको क्या समझ में आया? और सेलर यहाँ से क्यों हटे? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक सपोर्ट बनाने लग गया। अगर इसको तोड़ के रेजिस्टेंस बनाता सेलर, और ज़्यादा आते और ज़्यादा सेलिंग जाती। सो डिमांड एंड सप्लाई के साथ जब हम प्राइस एक्शन को ऐड करते हैं, देन हमारे लिए और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, सेलिंग में भी यही होता है। अब बात ये आती है कि यहाँ तक क्यों गया भाई? देखो, किसी जोन से जब मार्केट निकलती है, एक तो इनका एसएल लिया, जो होल्ड किया सबका एसएल उड़ा दिया। ओके,
बाइंग में भी देखो क्या किया है, ये जो सेलर लेके आए इनका टारगेट इस बायर का एसएल है, यहाँ तक लेके आए एसएल लिया फिर घुमा दिया, मतलब लिक्विडिटी उठा ली, जहाँ जहाँ लिक्विडिटी है वहाँ मूव किया। इधर की लिक्विडिटी खत्म हुई, यहाँ की लिक्विडिटी लेके गए, सबका एसएल लिया और थोड़ा प्राइस क्यों बनाया, क्योंकि और लोग इस जोन को जो ब्रेकआउट किए वो बाइंग में आए और उनका भी एसएल मार्केट खाए जो डाउन जाके खाई है। ठीक है, सो मार्केट ऐसा ही करती है। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी पे चलती है, एक का एसएल यहाँ वाले का एसएल ले लिया, अब एसएल कहाँ है, ऊपर। ठीक है, तो वहाँ कैसे लेगी, और कई बार उसको अगर जाना भी है तो इस जोन पे पूरी वॉलेटिलिटी करेगी, बायर को बुलाएगी और फिर इनका एसएल लेगी। मतलब एसएल बिना क्रिएट किए या एसएल को बिना टारगेट किए मार्केट कहीं भी नहीं जाती है एग्जैक्टली। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जोन को, यहाँ पे देखो ये जो बायर है, इधर जो बायर है, इनका लिक्विडिटी नहीं ले पाई तो और ज़्यादा मूव किए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ लिक्विडिटी उठा लिया इस जोन में तो मोमेंटम हुआ, लेकिन यहाँ नहीं उठा तो और ज़्यादा हुआ, क्योंकि पुराने भी टिके रहे और नए भी आ गए। अब ये अगर इसको आप बड़े टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर लोगे 1 आवर में तो ज़्यादा इजी होगा। देखो कितना क्लियर दिखता है, वही चार्ट है बड़े टाइम फ्रेम में। इसीलिए जब बिग टाइम फ्रेम में कोई डिमांड एंड सप्लाई दिख रहा हो तो उसके साथ आप स्मॉलर टाइम फ्रेम का प्राइस अटैच कर लो, वो आपके काम आता ही आता है। सो दैट्स द थिंग। यहाँ पे देखोगे तो इसके साथ प्राइस का कंफर्मेशन बाइंग के लिए लिया गया, और ये जोन यहाँ सेलिंग दिखाई भी गई, बट ये डिमांड जोन को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो, इसीलिए ये जो कैंडल थी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। इसलिए ये जो सेलिंग की कैंडल थी, यहाँ पे देख रहे हो कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रही है, उसके बाद बाइंग की कैंडल बन रही है और सपोर्ट बना के हटा रही है। और सपोर्ट का मतलब एक चीज़ और होता है, यहाँ जो बाइंग किए हैं उनको डरा के, उनका ऐसे लेके उनको एग्जिट करा के मार्केट ऊपर यहाँ से जाती है। इस मूव में पता है इतना अच्छा जो मूव होता है ना, इसमें बहुत सारे लोग एंट्री नहीं कर पाते, लेकिन एंट्री जोन बहुत है। लेट्स से अगर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर पाया तो उसके लिए एक और एंट्री बनती है। उसको लगता है सामने वाले को क्या लगेगा, इतना मूव हो गया मेरा ऐसा यहाँ आ जाएगा, मैं कैसे लूँ, ऐसे नहीं होता। आप जहाँ एंट्री लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एसएल होगा। जैसे दिस वन इज़ अ रेजिस्टेंस, यहाँ बन गया ये सपोर्ट, अब इधर जो भी एंट्री लेगा उसका एसएल यहाँ होगा, ना कि यहाँ। सो एसएल छोटा लगाना भी सीखो, वो सब चार्ट ही बताता है। अब बारी आती है कि ये सेलिंग यहाँ कैसे बढ़ी, देखो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिए, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो सिंपली क्या करते हैं कि उनको ना टॉप पे सेल करना है ना कुछ, वो लोग थोड़ा वेट करेंगे। कुछ ट्रेडर ऐसे हैं, जितने भी पुराने हैं, वो लोग ज़्यादा कंफर्मेशन मार्केट में लेना पसंद करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, देखो इस जोन से सेलिंग आई, ठीक है, थोड़ी सी वीकनेस दिखी और दिखने दो, सेलिंग आई, वीकनेस दिखी और दिखने दो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कम है, यहाँ थोड़े सेलर आए भी और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग कर ली उन्होंने, थोड़े बहुत आए। ठीक है, अब नए को जो एंट्री लेनी है वो देखेगा, ठीक है इसके नीचे है, इसके नीचे है, ठीक है, रिजेक्शन ले रहा है। बट यहाँ पे कुछ लोग इस चौक का इंतज़ार करेंगे टूटने का, विच इज़ चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब बाइंग का ट्रेंड खत्म हो रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, दिस वन इज़ अ चौक, इसको कहते हैं हम नॉर्मल भाषा में चौक। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब एक बाइंग का जो ट्रेंड चल रहा था वो बदल रहा है, मार्केट का कैरेक्टर बदल रहा है और मार्केट अब सेलिंग की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे इसलिए सेलर ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि चौक भी टूट गया, उनके पास एक और कन्फर्मेशन हो गया। जो लोग मल्टीपल कन्फर्मेशन लेते हैं और प्रीवियसली रिजेक्शन भी हो रहा है, सो इस चौक पे जो लोग भी एंट्री लेंगे वो एसएल यहाँ रखना पसंद करेंगे ज़्यादातर टाइम पे, यहाँ इसके ऊपर कम ही ले जाएंगे। चौक अगर इसके नीचे नीचे सस्टेन करे दैन वो कंटिन्यूशन ले जाएंगे। और सबसे अच्छा ट्रेड देखा जाए तो मतलब अगर मिड का कोई लेता है तो ये वाला सबसे अच्छा गया था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिमांड और लोअर हाई का मतलब कंफर्मेशन नहीं था, यहाँ चौक का भी कंफर्मेशन था, सो ज़्यादा था। सो चार्ट को ना जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना डिटेल में समझ में आने लगता है और यही समझदारी आपके लाइव मार्केट में काम आती है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू इस वीडियो को।